नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके जीवन में जो भी लोग हताश हैं, जो भी लोग निराश हैं, जो भी लोग परेशान हैं, जो लोग सोचते हैं कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी ज़िंदगी में उच्च शिखरों तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी जो सोचते हैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए ये चैनल ज़रूर देखें वो सभी लोग। और आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। और हमारी जो कहानियां हैं वो एकदम सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं, एकदम प्रेरित करने वाली घटनाएं हैं जो मनुष्य के जीवन को बदल के रख देंगी अगर वो हमारी इन कहानियों को, हमारी इन घटनाओं को पूरा सुनेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, बस उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको लगन के साथ कार्य करना पड़ता है, उसको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, अपने काम को समय देना पड़ता है, ठोकर खाकर उठना पड़ता है, गिर कर उठना पड़ता है, तब वो व्यक्ति ज़रूर तरक्की पाता है। साथियों, आज कहानी है 5 मई 1951 में जन्मे एक पंजाबी परिवार, एक अरोड़ा परिवार में दिल्ली में जन्मे एक छोटे से बालक की, जिसके पिताजी फलों के विक्रेता जो फल बेचते थे और फल के साथ साथ जूस भी बेचते थे। आपने देखा होगा शहरों के अंदर, गाँव के अंदर हमारे जो जितने भी फल विक्रेता होते हैं, जो फल बेचने वाले लोग होते हैं, उनके पास एक जूस की मशीन भी होती है कि फल भी बिकते रहते हैं और जो लोग जूस पीना चाहते हैं उस जूस को भी पीते हैं। तो जब 1951 की बात है, इस लड़के के पिता फल विक्रेता थे और जूस बेचते थे, क्योंकि उस समय डिस्पोजल का इतना चलन नहीं था, डिस्पोजल थे ही नहीं, उनका इजाद ही नहीं हुआ था, ना ही कागज वाले गिलास थे, ना ही प्लास्टिक वाले गिलास थे। साथियों था तो सिर्फ कांच का गिलास, और वो बच्चा उन कांच के गिलासों को धुलता और उनके पिताजी उन्हीं कांच के गिलासों में लोगों को जूस दिया करते थे। कांच के गिलास थे, छोटा सा बच्चा था, एक छोटे से टब में सरफ का पानी घोल कर दिन भर गिलास धुलता रहता था, अपने पिताजी का हाथ बटाता रहता था, और ये काम उन्होंने 5 वर्ष की आयु से कर दिया था। साथियों, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, कभी भी किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा। इस काम को वे बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत के साथ करते थे। उनके पिताजी को लगता था कहीं मेरे बेटे का भविष्य इसी में ना निकल जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं साथियों, उनको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। उस समय पे रिकॉर्डर और टेप, आपने सुना होगा, टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स का दौर चल रहा था। लोग रिकॉर्ड सुनते थे, बॉलीवुड भी आगे बढ़ गया था, भजन भी आगे बढ़ रहे थे, लोग रिकॉर्डर में रिकॉर्ड सुनते थे। टेप उस समय नया नया आया था, जिसको आप कैसेट कहते हैं, जिस समय डेग में लगा के लोग गाने सुनते हैं। उस बच्चे ने 23 साल की उम्र में अपने पिताजी से कुछ सहयोग मांगा, कुछ फैमिली से सहयोग मांगा, और खुद इतने सालों की मेहनत करके जो उसने 1-1, 2-2, 4-4 रुपए जो बचाए थे, उस मेहनत के बाद 23 साल के उस लड़के ने वहीं अपने पिताजी की फल की दुकान के 3 दुकान छोड़ने के बाद एक दुकान खोली, जहाँ पे कैसेट बेचने लगा। वो बच्चा कैसेट बेचता, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगा, कैसेट बेचता, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगा। कैसेट बेचने के बाद उसने देखा कि अब जो पुराने समय के ग्रामोफोन में जो रिकॉर्ड्स बजते थे उसका चलन जा रहा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड में एक गाने में एक रिकॉर्ड होता था। मतलब एक रिकॉर्ड आपने सुना होगा, देखा होगा, बड़ा सा चिप टाइप का होता है, गोल गोल बजता है, उसमें आगे हॉर्न की तरह बना होता है। उसका जो रिकॉर्ड होता था उसमें सिर्फ एक गाने होते थे। साथियों, अब जमाना बदल रहा था, अब दुनिया बदल रही थी, अब आधुनिकता की तरफ भारत बदल रहा था। अब कैसेट्स बिकने लगे थे, जिसमें एक कैसेट में 12 से 13 गाने होते थे। पहले 7 से 8 हुए, फिर 12 से 13 हुए। उस बच्चे ने उसी रिकॉर्ड्स की दुकान खोली, और वो रिकॉर्ड्स की दुकान चली, टेप की दुकान चली। फिर उस बच्चे ने देखा कि जब मेरा काम थोड़ा थोड़ा दुकान और चलने लगी, उस बच्चे ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम रखा सुपर म्यूजिक इंडस्ट्रीज। इस नाम से उस बच्चे ने दुकान खोली, उस बालक ने, उस व्यक्ति ने दुकान खोली सुपर म्यूजिक इंडस्ट्री के नाम से। उसमें क्या करता, वो अपने गाने रिकॉर्ड करता और अपने कैसेटों को बेचता। कुछ दिन तक तो वो सही चला, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कंपनी भी थोड़ा थोड़ा फ्लॉप होने लगी। उसके बाद, क्योंकि वो, मैंने बताया, वो बच्चा मेहनत और लगन से कभी पीछे नहीं हटा, शिद्दत से काम करने वाला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा त्रिशूल सीरीज। साथियों, अब त्रिशूल सीरीज साथियों इसलिए रखा क्योंकि वो भोलेनाथ का भक्त था। उसे लगा कि शायद भोलेनाथ की महिमा होगी, सुपर वाली जो मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री थी वो नहीं चली, अब मैं त्रिशूल सीरीज के नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री खोलता हूँ। तो उस समय दौर बदल रहा था, भारत आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो सांगी साथी थे वो कह रहे थे कि तुम्हारा नाम तो बढ़िया है, कोई डाउट नहीं, त्रिशूल सीरीज बहुत अच्छा नाम है, लेकिन आगे जब आधुनिकता आएगी, भारत के अंदर आधुनिकता हावी होगी, तो ये नाम शायद तुम्हारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए हल्का सा फीका हो जाए। तुम इस नाम को बदल सकते हो क्या? तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उस युवक ने उस नाम को बदला नहीं, और उस नाम को शॉर्ट कर दिया, उस
इंडस्ट्री का नाम बना टी सीरीज साथियों। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा था गुलशन कुमार दुआ जी की, जिनका पूरा नाम है गुलशन कुमार दुआ। और जब टी सीरीज बनाई, टी सीरीज बनाने के बाद उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी पहली प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्म थी वो थी लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन वो इतनी चली नहीं साथियों, उसका संगीत भी इतना चला नहीं। लेकिन 1991 में एक क्रांति आई भारत की बॉलीवुड के अंदर और भारत की म्यूजिक के अंदर। 1991 में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की एक फिल्म आई आशिकी, जो आज तक फेमस है और जिसके गानों ने पूरी बॉलीवुड के नजरियों को बदल के रख दिया। वो सारा म्यूजिक किसका था? टी सीरीज का था साथियों। उस फिल्म का जितना म्यूजिक था वो टी सीरीज का था और वो उस समय की 1991 की सबसे सफल फिल्म बनी साथियों। उसके गाने आज भी लोग अगर सुन लेते तो बिना गुनगुनाए रुकते नहीं है साथियों। 1991 में वो फिल्म आई और 1992-93 के रिटर्न में जो इनकम टैक्स में भारत का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाला कोई व्यक्ति बना तो वो कोई और रहे साथियों, वो गुलशन कुमार जी बने। उसके बाद अगले ही साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान की वो फिल्म थी। वो फिल्म जरूर फ्लॉप रही, लेकिन उसके गाने आज भी अगर आप सुनेंगे तो अपने मुंह से अपने आप गुनगुनाते रहेंगे, चाहे वो किसी जनरेशन के लोग हों। आज के बच्चे भी उन गानों को अच्छे से गुनगुना लेते हैं, पुराने दौर के लोग भी उस गाने को अच्छे से गुनगुना लेते हैं, 90s के दशक के लोग भी उन गानों को अच्छे से गुनगुना लेते हैं। यही नहीं साथियों, आपने कुमार सानू का नाम सुना होगा, आपने सोनू निगम का नाम सुना होगा, आपने अनुराधा पौडवाल का नाम सुना होगा, आपने लखविंदर सिंह लखा का नाम सुना होगा, आपने कुमार विशु जी का नाम सुना होगा, आपने अलका याग्निक का नाम सुना होगा। ये सब वो नाम है जो 90s के दशक के सुपरस्टार थे सिंगिंग के दौर में, और इन सबको अगर काम किसी ने दिया तो गुलशन कुमार की टी सीरीज ने साथियों। अगर टी सीरीज ना होती तो कुमार शानू ना होते, अगर टी सीरीज ना होती तो सोनू निगम जैसा सिंगर ना होता, अगर टी सीरीज ना होती तो अनुराधा पौडवाल ना होती, अगर टी सीरीज ना होता तो अलका याग्निक ना होती, अगर टी सीरीज ना होता तो लखविंदर सिंह लखा ना होता जो भजन सम्राट कहलाए। अनूप जलोटा जैसे लोगों को भी बुरे दिनों में काम किसी ने दिया तो टी सीरीज ने दिया। टी सीरीज ने भजन सम्राट से लेकर बॉलीवुड के गाने, एल्बम, रिमिक गानों को, पुराने गानों का रिमिक बनाना, यहाँ तक कि टी सीरीज ने पूरी जितने भी भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं में जो प्रमुख देवी देवता हैं उनकी पूरी फिल्मों को बनाने का भी काम किया। आज टी सीरीज ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना पैसा लगा रखा है सिर्फ प्रोडक्शन में। और संगीत के मामले में अगर बात की जाए तो भारत के अंदर 60% जो संगीत सुना जाता है अब तक, मैं बात कर रहा हूं अब तक, भारत के अंदर जो 60% संगीत सुना जाता है वो टी सीरीज के बैनर तले बना हुआ होता है साथियों। और साथियों यही नहीं, वो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब 1991 में आशिकी की उनके जो गाने थे, 1991 में आशिकी के जो उनका म्यूजिक था, जब वो हिट हो गया, उसी साल 1992 में उन्होंने माता वैष्णो देवी के अंदर एक लंगर की शुरुआत करी जो विगत 30 सालों से निरंतर चल रही है। आज गुलशन कुमार जी नहीं है, मगर टी सीरीज 3 टाइम का भोजन आज भी माता वैष्णो देवी में उसी तरह बांट रहा है जिस तरह से 1992 में गुलशन कुमार साहब ने बांटा था। और उसी तरह आज भी वैष्णो देवी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे टी सीरीज वालों का भंडारा चल रहा है और तीनों टाइम वहां आने वाले समस्त यात्रियों को निःशुल्क जो है भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, भंडारे की व्यवस्था कराई जाती है साथियों। बहुत बड़े बड़े एल्बम उन्होंने दिए, बहुत बड़े बड़े संगीतकारों को, गीतकारों को। आपने नदीम श्रवण का नाम सुना होगा, जो उस समय की सबसे पॉपुलर जोड़ी थी, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह देखा जाता था। उस नदीम श्रवण की जोड़ी को भी अगर किसी ने ब्रेक दिया तो उस नाम को कहते हैं गुलशन कुमार साथियों। और साथियों यही नहीं, एक से बढ़कर हिट म्यूजिक। आपने अगर गाने देख लें तो मैं बताता हूँ, दिल है कि मानता नहीं का टाइटल ट्रैक लोगों के जबान पर बैठा है कि दिल है कि मानता नहीं। बादशाह जैसी फिल्में और बहुत सारी फिल्मों का जो म्यूजिक है वो साथियों टी सीरीज का दिया हुआ है। जब 1992 में और 1993 में भारत के सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले शख्स बने तो दाऊद इब्राहिम का नाम आप सभी ने सुना होगा। तब गुलशन कुमार जी जो है वो मुंबई में रहने लगे थे। मुंबई में उन्होंने अपना आवास बना लिया था, मुंबई में अपना कार्यालय बना लिया था। वो शोहरत को पा चुके थे, वो दौलत को पा चुके थे, वो नाम को पा चुके थे। उसी वक्त मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा था जिसको बोलते थे डी कंपनी। उस डी कंपनी का सरगना वही है जो 1993 बम ब्लास्ट का अपराधी है, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ने जब देखा गुलशन कुमार के पास इतनी संपत्ति है कि वो भारत के सबसे ज्यादा टैक्स पेयर करने वाले आदमी बन गए, तो उन्होंने 1995 में प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, जिसे रंगदारी बोलते हैं साथियों, उसके नाम पर करोड़ों रुपए मांगे, जिसको इनकार कर दिया गुलशन कुमार ने कि नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे लोगों द्वारा मेहनत करके कमाया गया ये पैसा है, मैं किसी तरह इस तरह की डी कंपनी को आतंकवाद के रूप में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। और दुर्भाग्य से 12 अगस्त 1997 को महाराष्ट्र के एक शिव मंदिर के बाहर
जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र के एक शिव मंदिर के बाहर 12 अगस्त 1997 को 16 गोलियां मारकर गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी गई थी साथियों। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा था पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे बॉलीवुड के लिए और पूरी संगीत की दुनिया के लिए। जब जब इस देश में संगीत सुना जाएगा तब तक गुलशन कुमार जी को याद किया जाएगा। आज गुलशन कुमार जी की जो कंपनी है टी सीरीज, वो वर्ल्ड वाइड उसका काम हो गया है। 6 महाद्वीपों में उसके कैसेट बिक रहे हैं। 24 से ज्यादा देश टी सीरीज की जो कैसेट है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, उनको निर्यात कर रहे हैं। और आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वो गिलास धोने वाला व्यक्ति, जिसने गिलास धोकर अपनी मेहनत करी, अपनी ताकत से उसने 5,000 करोड़ की कंपनी टी सीरीज को बना के खड़ा कर दिया। वही बच्चा जो गिलास धोता था, जो गंदे गिलास धोता था, जिसके पापा फल बेचते थे, जिसके पापा जूस बेचते थे, वो बच्चा क्या बना जाकर? गुलशन कुमार, जिसने बड़े बड़े संगीतकारों, बड़े बड़े गीतकारों को मंच दिया, बड़े बड़े फिल्मों में जिसने संगीत दिया और जिसने आज अपनी कंपनी को 5,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। उसके पीछे एक सोच थी साथियों, वो अमीर बना। वो जब भारत का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर बना तो उसने अपनी घमंड नहीं दिखाया, उसने माता वैष्णो देवी के अंदर लंगर शुरुआत करा दी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप नेक इरादे, नेक सोच के साथ किसी भी काम को करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। तो साथियों, ये कहानी थी गुलशन कुमार जी की, एक ऐसे बच्चे की जो फर्श से लेकर अर्श तक कैसे पहुंचा। तो कभी भी आप निराश ना होइए, आप जरूर तरक्की करेंगे, हर फील्ड में तरक्की करेंगे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।